ओके, सो ईएमआई अपना चल रहा था, तो रेस के डाउट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन जो भी डाउट है आपके, मैं रेस ओपन कर लेता हूँ, आप आपके पास ओपन कर लीजिए और बताइए जो भी डाउट है। सर रेस 3 में। रेस 3 में, जस्ट अ सेकेंड, कहा गई ये ईएमआई है ना। तो रेस 3 पे आ जाता हूँ मैं। चलो रेस 3 का कौन सा? 9th वाला सर। 9th वाला, 9th, क्वेश्चन नंबर 9, द टू स्ट्रेट कंडक्टिंग रेल्स, ये वाला। जी सर। हाँ, रेस 3 का 9th। सर इसमें बस वो एरिया कैसे निकलेगा बस। एरिया कैसे निकलेगा? ज्योमेट्री से बेटा। v स्पीड से रॉड को लेके जा रहे हो आप, तो v स्पीड से जा रही है वो, तो थोड़े से टाइम t में कितना आगे चल जाएगी? vt डिस्टेंस चल जाएगी, है ना। और ये आपको सिमेट्री दी है, तो ये दोनों तरफ 45 एक एंगल होंगे, तो ये vt, तो ये भी vt, ये भी vt, मतलब टोटल लेंथ आ जाएगी 2vt। समझे? अब ट्राइंगल का बेस पता, हाइट पता है, तो एरिया लिख सकते हो। ठीक है सर, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, चलो रेस 3 का 6 भी आया मेरे पास, 6, 9 और 10। 6, देखो ये कुछ क्वेश्चन है ना, अभी अभी जो इसके क्वेश्चन है रेस 3 के, वो मोशनल ईएमएफ के है, और मोशनल ईएमएफ अपन ने पढ़ा नहीं है। तो रेस 3 का 7 जो है मोशनल ईएमएफ का है, तो वो पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। रेस 3 का 6 वाला, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास 10 भी आया है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोशनल ईएमएफ से आसान पड़ेगा, तो अभी मोशनल ईएमएफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये सब आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो जो आपको डाउट पूछ रहे हो वो सब एक्चुअली मोशनल ईएमएफ जो अपन ने पढ़ा नहीं है उसके डाउट्स थे आपके, तो आज अपन वो करने वाले थे। ओके, तो लास्ट क्लास तक हमने फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आज अपन बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। देखो क्यों होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड, इस क्वेश्चन पे अपन एड्रेस करते हैं। भाई फेराडे ने बता दिया कि ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटली उन्हें दिखा कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब क्यों होता है ये बात करते हैं। तो कुछ केसेस में तो कंडक्टर का मोशन हो रहा होता है, वहां पर हम मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से ईएमएफ के आने को एक्सप्लेन करते हैं। इन सम केसेस कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेनेवर कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, हम मोशनल ईएमएफ की हेल्प से इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई रॉड वगैरह है, इस रॉड में कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर ये रॉड मोशन में है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो उसके साथ ही मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। फिर सपोज मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर इनटू द प्लेन, सपोज एग्जांपल के लिए मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो V क्रॉस B, ऐसा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, पर क्यू V क्रॉस B होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो होता है Q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में डालेंगे इनटू V क्रॉस B। तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ जाने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का मोशन जो आने वाला है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों आता है, इंड्यूस करा कंडक्टर में, बिकॉज ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कंडक्टर इज मूविंग, दैट एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट इनसाइड कंडक्टर। और अगर ईएमएफ एक्सप्लेन करना है आपको, तो मान लो कि कंडक्टर में सिर्फ ये रॉड ही थी, इसमें कुछ है ना, कोई सर्किट पूरा नहीं था, सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं आ सकता, करंट नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है ना नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए तो ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे एक्यूमुलेट हुए, वहां नेगेटिव चार्ज आया, ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, वहां पॉजिटिव चार्ज आया, एंड दिस विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इक्विलिब्रियम की अगर बात करें हम, मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ चुका था, मतलब कि अब है ना और ज्यादा, भाई जब तक ये फोर्स बैलेंस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का तो मोशन चलते ही रहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो था नीचे की तरफ, उसके से इलेक्ट्रॉन नीचे गए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी उल्टा, है ना। तो फाइनली जब इक्विलिब्रियम पहुंचे आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो बैलेंस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को,
और इससे हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है Q V क्रॉस B। तो देखो मटेरियल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने वाली है, ये हमें मिल गया। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई है, मुझे माइनस लगाना चाहिए था। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी तो होंगे, तो वो उसको समझाने के लिए माइनस लगाया मैंने, तो वो माइनस यहाँ पे लगा दो तो यहाँ बाहर एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर की डायरेक्शन आ गई हमारे पास, है ना, ई वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा। भाई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है छोटा सा लेंथ में, छोटी सी लेंथ में, वो ऐसे लिखते थे ना माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो छोटी सी लेंथ है डीएल है, तो उसको लिखेंगे डीएल ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में शायद पढ़ा आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उल्टा जाओ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है छोटी सी लेंथ डीएल में वो माइनस ई डॉट डीएल होता है। बस ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर ऑलरेडी एक माइनस साइन था वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डीएल वेक्टर डॉट में ई वेक्टर, और ई को लिख सकता हूँ वी क्रॉस बी। तो कंडक्टर की छोटी सी लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके लिए मेरे पास रिलेशन आ गया। बस यही है मोशनल ईएमएफ। बिकॉज ऑफ मोशन जो कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, तो वो हमारे पास रिलेशन आ गया डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। अब मैंने तो छोटी सी लेंथ में लिखा, और पूरी लेंथ में लिखना हो, बड़ी सारी रॉड हो तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल ईएमएफ के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर देना। चलो पहले तो बेसिक समझ में आया, क्यों आ रहा है ईएमएफ का प्रोडक्शन, बताइए क्या इसका बेसिक समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलो तो हमने समझा कि व्हेन अ कंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इज मूविंग, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी मूव करेंगे, वो मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का उन पर फोर्स भी फील होगा। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स Q V क्रॉस B, और उस फोर्स की वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन आएगा, दैट एक्सप्लेन्स इंड्यूस करंट। और इंड्यूस ईएमएफ समझाना है आपको, तो भाई कंडक्टर मान लो कि ओपन एंडेड था, कंडक्टर के अक्रॉस कुछ जुड़ा नहीं था, इन दैट केस भाई इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली अपन ने और उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ गया। अब इसकी अलग अलग सिचुएशंस में इसका एक्सप्रेशन अपन निकाल लेंगे। मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी और स्ट्रेट रॉड थी, कंडक्टर स्ट्रेट रॉड है, एक सीधी सीधी रॉड है हमारे पास, है ना, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने कैसे ले ली, कांस्टेंट ले ली, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये बी जो है ये कांस्टेंट हो गया, मैं स्ट्रेट रॉड बोल रहा हूं तो हर जगह डीएल डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, और वेलोसिटी के लिए मैं बोलता हूं कि ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है कि ना भाई कोई रोटेशन नहीं है, ये बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम कर दी हर जगह, क्योंकि स्ट्रेट रॉड है, डीएल वेक्टर किसी भी लोकेशन पे लिखो डायरेक्शन सेम आएगी उसकी। मैंने बी को यूनिफॉर्म कर दिया, और ट्रांसलेशन मोशन है तो हर तरफ वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, मैं किसी भी छोटे से सेक्शन की देखो वेलोसिटी सेम आएगी। तो मैंने जो तीन तीन चीजें थी ना सब वेरिएबल हो सकती थी, तीनों को कांस्टेंट जैसा बना दिया। डीएल वेक्टर हर जगह एक जैसा, मतलब रॉड की थी, वेलोसिटी कांस्टेंट हर पॉइंट की, इसका मतलब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले ली। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा अब ईएमएफ जो हो सकता है वो लिख दोगे एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, जिसको अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है मैथमेटिक्स में तो आप जानते हो कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ईएमएफ मैक्सिमम कब आता है, वो हो जाएगा एलवीबी या बीएलबी व्हेन ऑल एल वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आया? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो सबसे ज्यादा आता है, जैसे ये जो एग्जांपल मैंने डायग्राम जो बनाया उसमें
वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ भी इसके परपेंडिकुलर, इस केस में सबसे ज्यादा आएगा। और अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, आप जानते ही है ना। ये इसी का केस है। हाँ, यूनिफॉर्म बी वाले के कई एक फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, ये मैक्सिमम कब आता है, उसमें सेकंड पार्ट ईएमएफ विल बी 0 इफ एनी टू वेक्टर इज पैरेलल। बताओ ये समझ में आया क्या? मतलब आपने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ वेलोसिटी दे दी, या जिधर लेंथ वेक्टर है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ईएमएफ 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट ये? यस सर। चलो, तो इसका एग्जांपल जैसे ऐसा हो सकता है, मान लो मेरे पास एक रॉड है ना, उस रॉड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ साउथ प्लेन में, इसी प्लेन में इसे वेलोसिटी दे दी और इसकी लेंथ भी इसी प्लेन में, रॉड की लेंथ ऐसी है, इसको वेलोसिटी भी ऐसी दे दी मैंने, या रॉड को ऐसा रख के नीचे फेंक दिया, रॉड की लेंथ जिधर है उधर ही उसकी वेलोसिटी दे दी, तो ऐसी रॉड को मैं सीधा छोड़ दूंगा तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। पर रॉड को ऐसा रखा, उसकी जो लेंथ है वो सपोज मैंने ईस्ट वेस्ट में रखी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है ना, और वेलोसिटी सपोज ऊपर की तरफ दे दी या नीचे की तरफ दे दी, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेंथ ऑफ रॉड हो गई ईस्ट वेस्ट और अप डाउन वेलोसिटी दे दी, तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इस केस में रॉड में अच्छा खासा ईएमएफ आ जाएगा, कितना आएगा, बीएलवी आएगा, बीएलवी। ठीक है, कोई दो एंगल पे आ जाए तो एंगल वाले केस भी कर सकते हो आप, जैसे एल वेक्टर का कुछ एंगल है मान लो, तो उसका कंपोनेंट ले लेना, उसका कंपोनेंट ले लेना। मान लो स्ट्रेट रॉड कुछ इस तरह से थी कि वेलोसिटी और रॉड के बीच में कुछ एंगल है, रॉड का नॉर्मल जो है उससे वेलोसिटी का एंगल थीटा है, रॉड का नॉर्मल से वेलोसिटी का एंगल थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने सिंपलिसिटी के लिए इनटू द बॉडी दिखाई, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के अंदर है, मतलब ये दोनों वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी लेंथ वेक्टर परपेंडिकुलर है, बट अब लेंथ और वेलोसिटी में एंगल है, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला होगा इसकी वजह से तो ईएमएफ आएगा, पैरेलल वाले की वजह से नहीं आएगा। इस केस में जो ईएमएफ आता है, मान लीजिए लेंथ ऑफ रॉड एल थी, मैग्नेटिक फील्ड बी थी, तो लिख दोगे बी एल और बी का कॉस थीटा कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? ये जो परपेंडिकुलर लेना है आपको, तीनों चीजें परपेंडिकुलर होना चाहिए। बताइए क्या ये समझ में आया? चलो, ट्रांसलेशन मोशन में क्या हो रहा है वो देखा अपन ने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट रॉड का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, तो कितना मोशनल ईएमएफ आता है वो देखा अपन ने, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है और कब कब 0 आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा एक स्फीयर वाला है ना, मेरे पास एक डाउट जो आया था बिगिनर बॉक्स का, उसमें स्फीयर का भी क्वेश्चन था, वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। स्फीयर को इमेजिन कर सकते हैं कि उसके एक डायमीटर में कितना ईएमएफ आएगा। स्फीयर को एक डायमीटर जैसा मान, कंडक्टर के डायमेंशन से कोई रोल नहीं होता, यहाँ कितना भी थिक है वो, उससे कोई रोल नहीं होता, जो उसकी सबसे लंबी डायमेंशन है वो देख लो, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर है तो बीएलवी जैसा अपन ईएमएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो स्फीयर में उसकी सबसे लंबी डायमेंशन हो जाएगा उसका डायमीटर, उसको 2r ले लेना और फिर कितना ईएमएफ आएगा बता देना। ठीक है, तो बिगिनर बॉक्स का एक क्वेश्चन, रेस का एक क्वेश्चन जो आपका डाउट था वो हो जाएगा। चलो, अब स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है वो देख लिया अपन ने। अब रोटेशनल मोशन हो तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ले रहा हूं मैं, रॉड भी स्ट्रेट है और मैं रॉड का ना रोटेशन मोशन करा दे रहा हूं, रोटेशनल मोशन। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि रोटेशन मोशन है तो वेलोसिटी अलग अलग आएगी यार। मान लो रॉड के एक एंड के अबाउट उसे घुमाया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, रॉड की लेंथ है इस तरह से L, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड B। ठीक है, अब क्या समस्या है, देखो एंगुलर वेलोसिटी होने से जो सेंटर से, ये जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर जाओगे, सर्कल के सेंटर से x डिस्टेंस पे जाओगे तो वेलोसिटी ओमेगा इनटू x होती है, v इक्वल टू ओमेगा r, सर्कुलर मोशन में लिखा है। यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे जाए तो उसे यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी ओमेगा x, तो वेलोसिटी वेरिएबल आएगी यार, जितना दूर जाओगे वेलोसिटी ज्यादा, जितना पास में रहोगे वेलोसिटी कम।
वेलोसिटी वेरिएबल होने के साथ अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी सी लेंथ में तोड़ देते हैं रॉड को। मान लो dx लेंथ ले ली यहाँ पे, इस छोटी सी लेंथ का पहले छोटा सा ईएमएफ कितना होगा वो लिखते हैं। छोटा सा ईएमएफ डी ईएमएफ वो लिखेंगे, अपना फॉर्मूला जो होता था एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, इससे लिखेंगे। और एल वेक्टर मतलब छोटा सा लेंथ का वेक्टर डीएल वेक्टर। अब यहाँ पर तीन क्वांटिटी देखो, एक छोटी सी लेंथ की लेंथ वेक्टर इधर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ डीएल का मैग्नीट्यूड मतलब डीएक्स, बी का मैग्नीट्यूड और इंटू बी, और बी के मैग्नीट्यूड को ओमेगा इंटू एक्स लिख सकता हूँ मैं। क्या समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने छोटी सी लेंथ में जो ईएमएफ है वो लिखा, वो होगा डीएल वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी। हमने हमारा फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव करा था ये रहा, ठीक है। अब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, देखो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये तीन चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन तीनों का मैंने मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करा और v को मैंने ओमेगा एक्स लिख लिया। ये छोटा सा ईएमएफ आया। डायरेक्शन क्या आएगी? देखो यहाँ पे पोटेंशियल है v क्रॉस b के अलाउंग, यहाँ v क्रॉस b जो है इसकी डायरेक्शन में, v क्रॉस b है इसकी डायरेक्शन में, तो ईएमएफ की डायरेक्शन आती है v क्रॉस b, वेलोसिटी इधर v अंदर, v क्रॉस b ऊपर, तो ईएमएफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ रॉड के अलाउंग, तो सभी जगह ऊपर की तरफ आएगी ना, ये सब तरफ एक जैसी डायरेक्शन में ना ईएमएफ। बताइए सुन रहे हो कि नहीं, बताओ, रिप्लाई करो। हर तरफ v क्रॉस b, सभी तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन सब जगह पर आएगी ऊपर की तरफ। तो ईएमएफ सब जगह एक जैसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट जोड़ देता हूं मैं उसे। टोटल ईएमएफ के लिए इसे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लूं, शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल ईएमएफ एंड स्मॉल ईएमएफ ये लिखा था अपने पास, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो b तो कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट था, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा देना 0 to l, रॉड की लेंथ l थी तो 0 to l, बस b ओमेगा l²/2, ये आ जाएगा हमारे पास मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। ये आ रहा है समझ में, रोटेटिंग रॉड का मोशनल ईएमएफ। यस सर। और ये रॉड को अगर डिस्क जैसा भी बना देता ना तो भी सेम रहता। एक डिस्क जो होती है उसको मैं एक्चुअली बहुत सारी ऐसी रॉड मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी रॉड्स लगी हुई थी। तो कोई आपसे कोई डिस्क का भी अगर पूछे सेंटर और पेरिफेरी का ईएमएफ, डिस्क को ऐसा मान सकते हो ना, इमेजिन कर सकते हो ऐसे बहुत सारी रॉड है पतली पतली जिससे पूरी डिस्क बन गई, एक सॉलिड डिस्क ऐसी बहुत सारी रॉड से बना सकते हैं। तो कोई इसमें पूछे कि सेंटर और पेरिफेरी में कितना ईएमएफ आएगा जब इसे ओमेगा से घुमा रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड बी में घुमा रहा हूँ, मान लो इसकी रेडियस थी एल, तो बोलोगे यही v ओमेगा l²/2 है ना, क्योंकि रॉड और इसमें कोई फर्क नहीं। अगर डिस्क को ऐसे पतली पतली रॉड मान लो, हर रॉड में सेम ईएमएफ, तो ईएमएफ तो पैरेलल में एड अप मतलब वही रहता है ना, ईएमएफ बहुत सारी बैटरी पैरेलल में लगी हो तो सेम ही ईएमएफ आता है, तो इतने आ जाएगा v ओमेगा l²/2। क्या ये समझ में आया? डिस्क में भी सेम आएगा ईएमएफ। ये डिस्क का पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बताया? इफ आई हैव अ डिस्क, सॉलिड मेटल की डिस्क, उसको घुमाया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसमें भी ईएमएफ उतना ही आएगा v ओमेगा l²/2 बिटवीन इट्स सेंटर एंड पेरिफेरी। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक ट्विस्ट, छोटा सा चेंज, कोई रॉड है उसको उसके एज के अबाउट नहीं घुमा रहे, उसको बीच में किसी पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, उसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये वाले एंड का नाम दे देता हूँ P, ये वाले एंड का नाम दे देता हूँ Q, और ये सेंटर O दे देते हैं, और इस तरह से घुमाया जा रहा है कि इधर की लेंथ थी हमारे पास L1 और इधर की लेंथ थी हमारे पास L2, ऐसे घुमा रहा है। अब P और Q का ईएमएफ क्या आएगा बताओ? P और Q के बीच में ईएमएफ क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड B है, यूनिफॉर्म है, प्लेन के अंदर है, बताओ अब कितना आएगा P और Q के बीच का ईएमएफ? सर ये ओ सेंटर, हाँ, O के अबाउट घुमाया जा रहा है, बिल्कुल सही। और P और Q के बीच का ईएमएफ पूछा आपसे मैंने। 0। नहीं बेटा, L1 L2 अलग अलग लेंथ दी है, सेम नहीं है, सेम होता तो 0 सही था आपका।
सर एक बार L2 से 0 इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार 0 से L1 और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये तो ट्विस्ट है यहाँ पे। सर क्यों? देखो, O के ऊपर वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी इस तरफ आएगी यस सर। और O के नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ आएगी। हाँ सर। तो O के ऊपर देखो, V इधर, V अंदर, V क्रॉस V ऊपर की तरफ आएगा। यस सर। नीचे देखेंगे तो V क्रॉस B इधर आएगा, उल्टा आएगा। V क्रॉस B की डायरेक्शन में ईएमएफ आता है, इसकी डायरेक्शन में ईएमएफ आता है। तो O से ऊपर जो ईएमएफ की डायरेक्शन है और O से जो नीचे ईएमएफ की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। O से ऊपर का ईएमएफ यही वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, B ओमेगा L1 स्क्वायर बाय 2, नीचे का लिख सकता हूँ B ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2, और इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेट P और Q का ईएमएफ लिखने के लिए। सर जब भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी यही करेंगे? हाँ, V क्रॉस B की डायरेक्शन में ईएमएफ होता है। ईएमएफ अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड करते, उल्टी डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बैटरीज के सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, बैटरी को एक जैसा ओरिएंट करा है तो ईएमएफ जोड़ देते हैं, एक आध बैटरी को उल्टी जोड़ा है तो उसका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यस सर, ठीक ठीक। है ना, बिल्कुल सही। आप बस ऐसा इमेजिन करो बैटरी लगी हुई है, आप ये इमेजिन करो कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ऊपर की तरफ और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है ऐसा नीचे की तरफ। ठीक है, आप बस सर बैटरी ये जैसा भी सोच के कर सकते हो। सर ये स्पेयर वाला सर एक बार और बता दीजिए, मतलब इसका कैसे सेम रहेगा? ये डिस्क है बेटा, डिस्क, स्फीयर नहीं बताई थी मैंने, डिस्क बताई हाँ थी। हाँ सॉरी, डिस्क डिस्क। है ना, डिस्क में देखो सेंटर से पेरिफेरी को एक रॉड जैसा मान सकता हूँ। यस सर। तो हर रॉड का ईएमएफ इतना आता है और सारे ईएमएफ एक कैसे जुड़े हुए, पैरेलल। हर 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 रॉड का एक एंड सेंटर पे और एक एंड पेरिफेरी पे, तो सारे रॉड्स के एंड साथ में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में ईएमएफ अगर इक्वल ईएमएफ जोड़ते हैं अपन तो कुछ नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। पैरेलल में हाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ वही आता है जो एक बैटरी का ईएमएफ है। यस सर, ठीक, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये अपन ने इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण समझा इन केसेस ऑफ मोशनल ईएमएफ। जब भी कोई कंडक्टर मोशन करता है तो उसमें ईएमएफ क्यों आता है समझा। मैंने आपको दो स्पेशल केस बताए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट रॉड ट्रांसलेशन मोशन करे या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट रॉड रोटेशनल मोशन करे। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रॉड अगर टेढ़ी हुई तो क्या करना है वो सोचते हैं अपन, है ना। तो ये सब नोट हो गया हो तो आगे बढ़ू, ये शुरू का हटा देता हूं मैं। रॉड सीधी नहीं हुई है, रॉड आपको मैंने कुछ ना कुछ कर्व शेप की रॉड दे दी, कोई भी ऐसे रैंडम शेप की रॉड दे दी, चलो कोई ऐसा कंडक्टर दे दिया, तो स्ट्रेट रॉड नहीं है, कर्व शेप की रॉड है। और थोड़ा आसान रखने के लिए फील्ड यूनिफॉर्म लेते हैं अपन, यूनिफॉर्म फील्ड है और मोशन भी ट्रांसलेशनल है। तो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या होता है कि हर एंड बिल्कुल एक जैसा वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल, किसी की भी वेलोसिटी पूछो तो सेम है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब इस केस में क्या होगा, छोटी सी कहीं भी लेंथ देखो, छोटी सी लेंथ डीएल वेक्टर देखो, उसका छोटा सा ईएमएफ जो हो जाएगा वो लिखोगे डीएल वेक्टर क्रॉस वी क्रॉस बी, सॉरी डॉट वी क्रॉस बी। अब मैंने ट्रांसलेशन मोशन बोला है तो वी हर जगह से, यूनिफॉर्म फील्ड बोलिए तो बी हर जगह सेम, तो वी क्रॉस भी हर जगह सेम, इसकी डायरेक्शन हर जगह सेम, मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम, तो ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है डीएल। टोटल ईएमएफ जब निकालोगे तो ईएमएफ को इंटीग्रेट करोगे छोटे छोटे ईएमएफ को, तो छोटे छोटे ईएमएफ में वेरिएबल जो है वो रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर, बाकी सब बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा ओनली डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस भी बाहर ले लिया। क्या ये बात समझ में आई, वी क्रॉस बी को मैंने बाहर ले लिया बिकॉज वो कांस्टेंट है, ये समझ में आया। यस सर। बिल्कुल सही, ठीक है। बस अब डीएल वेक्टर का मतलब क्या है, छोटी सी लेंथ का वेक्टर, और वेक्टर इंटीग्रेशन मतलब लेंथ को जोड़ना है, सब तरह के छोटे छोटे ऐसे वेक्टर को जोड़ोगे तो बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस तरह के सारे वेक्टर को जोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग से एंड का वेक्टर बन जाता है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारे वेक्टर अरेंज है
उन सबको धीरे धीरे जोड़ते जाओ तो स्टार्टिंग से एंड का वेक्टर बनता है ना बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, ये सपोज स्टार्ट पॉइंट था और वो एंड पॉइंट था, तो आपको इंटीग्रेशन से टोटल स्टार्ट से एंड का वेक्टर मिल जाएगा, एल वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी, ये मिल जाएगा आपको ईएमएफ। मतलब आपको ऐसा मानना है जैसे कि ना रॉड का शेप देखना ही नहीं है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट देखना है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखना है। मतलब कि अगर आपके पास एक सर्कुलर वायर है, वो घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड में घूम नहीं रहा है, चल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन है तो चल रहा है, ठीक है। और अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी कुछ है कि वो कुछ हिस्सा उसका मैग्नेटिक फील्ड में है और कुछ हिस्सा बाहर है, तो मान लो इसे 20 स्पीड से चला रहे हैं। अगर आपको इसमें ईएमएफ निकालना है तो अभी कौन सा कंडक्टर का पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ये कर्व है। आपको इसके कर्व शेप से कोई मतलब नहीं, आप तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का वेक्टर मान लो। आप मान लो कि ऐसी रॉड है, इस तरह की रॉड में क्या ईएमएफ आएगा, वो इस लूप में ईएमएफ आ जाएगा। तो समझ में आया है ना। आपको कंडक्टर का शेप नहीं देखना है, आपको उसका स्टैटिक पॉइंट एंड पॉइंट देखना है। कब की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन मोशन हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, इसका ध्यान रखना। पर आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें ये सिचुएशन हो, तो जो सिचुएशन दी है क्वेश्चन में वो देख के अपन कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो हमने ये भी समझ लिया कि अगर हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट नहीं हो तो क्या करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तो क्या करें, वो सोच लेते हैं अब अपन। अभी तक मैंने सारे ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है, अब मैग्नेटिक फील्ड ही वेरिएबल दे देता हूँ, तो ऑफकोर्स इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा फिर, तो और कोई चारा नहीं बचता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर स्ट्रेट वायर की अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, एक कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द दूर जाओगे वायर से तो चेंज होती है। और मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसी रॉड रखी और जिसको 20 स्पीड से चला दिया, लेंथ ऑफ रॉड इज एल, और वो इस वायर से ए डिस्टेंस पर रख के 20 स्पीड से चल रही है, तो बताओ इस रॉड में ईएमएफ क्या आएगा। अब तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, पर इस केस का इंटीग्रेशन आसान है, आप जानते हो कि वायर की फील्ड क्या आती है, तो आप एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, समझो और करो। इस रॉड में ईएमएफ क्या आएगा बताओ। You need to find induced EMF in this rod which is moving with speed v. हरीश कुछ पूछ रहा है, तो हरीश हम मतलब कर ही रहे हैं यार। अब क्या करें, मतलब आप क्या पूछना चाहे हो मेरे से, हमें करवा ही रहा हो यार। मतलब आप चाहो तो आज खत्म कर देंगे अपन ये। नहीं सर, आप तो अच्छे से पढ़ाइए पूरा। हाँ वही, है ना। क्योंकि देखो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली देखो
जितना बचा है अपना फिजिक्स की बात करूं मैं 12 पोर्शन जो मैं आपका ले रहा हूँ, अपना बच रहा है अभी देखो EMI चल ही रहा है, उसके बाद AC बचा है। AC छोटा ही टॉपिक है और MI भी मतलब ज्यादा काफी कुछ तो कर लिया है अपन ने। तो आज के 2 लेक्चर है अपने, कल के भी कुछ लेक्चर है, फिर अगले हफ्ते कुछ लेक्चर आएंगे, तो EMI AC तो हो जाएगा खत्म। उसके बाद बचेगा आपका सिर्फ वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ऐसे टॉपिक बचेंगे जो मतलब वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, इस तरह के टॉपिक बचेंगे। ठीक है, तो वो मेंस के लिए पूछा जाता है सेमीकंडक्टर, तो मेंस के हिसाब से ही करना पड़ेगा उसको अपन को, तो जल्दी हो जाएगा वो भी। और वेव ऑप्टिक्स भी कोई अगर वेव्स पढ़ लिया हो तो वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि वेव्स में ऑलमोस्ट सारा ही इंटरफेरेंस बता देते हैं, है ना। चलो तो सर अपना हमारे हाँ, सर TLR 10 का सर वेव मोशन भी रह गया है। TLR 10 का वेव मोशन कैसे रह गया है? TLR 10 में तो वेव्स में नहीं पढ़ाया था, मतलब सर नहीं मेरी सर, वो शिफ्ट हो गई थी, मतलब ऑफलाइन पे शिफ्ट हो गई थी, हाँ। और फिर मतलब वो सर ने कॉमन टॉपिक ले लिए थे, तो वेव्स छोड़ के फिर केटीजी वगैरह से, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह से चालू करवा दिया था। अच्छा, तो मतलब TLR 10 में थोड़ी आप अब ऑफलाइन में आ चुके हो, तो आप TLR 10 में नहीं हो, तो सर है ना। हम लोगों ने मतलब पढ़ा नहीं है। हाँ, मतलब आपने नहीं पढ़ा ये बोल सकते। TLR 10 की जो बैच है उसका तो कंप्लीट हो गया, सिलेबस ही पूरा फिजिक्स हो गया उसका तो। ठीक है, अब रही बात आपकी, तो एक बार सर से आपको जो पढ़ा रहे, नीम सर पढ़ा रहे ना आई थिंक, है ना, तो सर से यस सर। थोड़ा सा, हाँ सर से बोल के देखना, वेव सर करवा देंगे। ठीक है, और मीनवाइल अगर आपको जल्दी हो करने की, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे ही TLR 10 के वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप देख के कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जल्दी हो तो, है ना, एंड इफ यू हैव टाइम। और नहीं तो सर जैसे ही तुम्हारा सिलेबस करा रहे हैं, 11 का क्या क्या बच रहा है अभी, क्या चल रहा है वहाँ पे 11 का? विस्कोसिटी वगैरह चल रहा है GPM चल रहा है, और उसके बाद क्या बचेगा? सर। बस सरफेस मतलब ये यही बच्चा का सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी, हाँ, मतलब केटी देखो बेटा, थर्मो भी। GPM चल रहा है, GPM के बाद कुछ नहीं बच रहा है ना, तो GPM यस के सर। बाद, यस सर। हाँ GPM के बाद सर से बोलना कि वेव्स करवा दे। ठीक है ना, और मुझे ओके सर। लगता है कि सर बहुत कोऑपरेटिंग है, और सर डेफिनेटली करवा देंगे आपको। ठीक है, जिनको जिनको करना है बच्चों को वो कर लेना, और अगर जल्दी हो और जल्दी करना है आपको, तो मैंने एक सजेशन दिया है आपको। ठीक है, चलो बाकी अभी अपन इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। वायर है, उसमें करंट आई है, उस करंट की वजह से किसी डिस्टेंस x पे जाके फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x। छोटी सी लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर अपन कंडक्टर की dx, उस छोटी सी लेंथ में EMF कितना होगा, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस में होगी, तो EMF की पहले डायरेक्शन सोचना चाहिए। v क्रॉस b के अलाउंग होती है, v ऊपर b अंदर, तो v क्रॉस b आएगा इधर, इस तरफ आएगा EMF, और हर जगह ऐसे ही आने वाला है, कहीं भी EMF की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है, तो सबको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो छोटा सा EMF छोटी सी लेंथ का होगा v क्रॉस b डॉट dl। अच्छा, dl v और b तीनों परपेंडिकुलर है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x इंटू dx, ये हो गया b l v। फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो टोटल EMF आ जाएगा, तो बस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई b कांस्टेंट, dx बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट लगा देना, x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी a प्लस l, मिनिमम आएगी a। तो क्या आ गया आंसर? ठीक है, तो बस आप सब तरह के केसेस के अंदर आप मोशनल EMF आप निकाल सकते हो। हमने वेरिएबल फील्ड का भी एग्जांपल देखा, अब हर तरह के केस का अपन ने एग्जांपल एक एक देख लिया है, तो मोशनल EMF हर तरह का केस का निकाल सकते हो। अब आप रेस कंप्लीट कर सकते हो, BB3 भी कर, रेस 3 भी कर सकते हो, वो करके लाना। ठीक है, फैराडेस लॉ हमें बताता है EMF आता है ना, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, फैराडेस लॉ एक्सपेरिमेंट बेस्ड। और अभी हमने समझा एक कॉन्सेप्ट की मोशनल EMF व्हेन कंडक्टर इज मूविंग, उसमें EMF क्यों आता है ये समझा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडक्टर मूव नहीं कर रहा हो, तब भी EMF आता है, तब कैसे समझा है वो समझते हैं अपन, है ना। अब कुछ ऐसी सिचुएशन जहां कंडक्टर मोशन तो नहीं करता, फिर भी EMF आता है। जैसा एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है, एक मेरे पास कोई रिंग है या लूप वगैरह है कुछ, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कैसे क्रिएट करा सकता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? सोलोनॉइड एक अच्छा एग्जांपल है इसका। तो एग्जांपल के लिए किसी ने क्या करा, सोलोनॉइड ली, और सोलोनॉइड के अंदर एक ना एक रिंग रख दी, किस तरह से, सोलोनॉइड के अंदर एक रिंग रख दी,
वो जो रिंग रखी सोलोनॉइड के अंदर, बिल्कुल सोलोनॉइड के एक्सिस और रिंग का एक्सिस सेम है। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक बड़ा सारा सिलेंडर है, उसके बीच में रिंग रखी हुई है जिसका एक्सिस भी सोलोनॉइड का एक्सिस है, ठीक है। अब सोलोनॉइड में करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, कितनी आती है, μ0 Ni, है ना। और वो फील्ड बदल सकती है अगर करंट चेंज करो। तो सपोज सोलोनॉइड का करंट चेंज हो रहा है विद टाइम, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरिएबल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बदल सकती है, दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरिएबल। तो मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लेट dB/dt इज नॉट 0। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो आप तो जानते हैं इसके अंदर ईएमएफ आता है। इस लूप की रेडियस मान लेते हैं, चलो कुछ मान लेते हैं कैपिटल आर, तो इससे जो रिलेटेड फ्लक्स होगा वो आ जाएगा बी इंटू एरिया, और फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होगा कुछ, तो ईएमएफ आएगा। ईएमएफ लिख सकते हैं हम माइनस d∅dt, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है, फिलहाल चलो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो आ जाएगा πr² इंटू dB/dt। डायरेक्शन में बता देता हूँ, लेट बी इज इंक्रीजिंग, तो बी अगर बढ़ रहा है, अंदर का फील्ड बढ़ रही है, तो उसे अपोज करना है, ऐसा आना चाहिए इंड्यूस करंट, ऐसा आना चाहिए, इसके अंदर इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। बताओ समझ में आया क्या ये, है ना। फैराडे लॉ से हम जानते हैं कि ऐसा होगा, when a conductor is placed in magnetic field and magnetic field is changing, so there will be some induced EMF in the conductor, और इस EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो इंड्यूस करंट भी मिल जाएगा। ये क्यों हो रहा है, यहाँ तो कोई करंट, यहाँ तो कोई मोशन नहीं है इस लूप का, हमने कोई मोशन तो कराया है नहीं यहाँ पे अपन Q V क्रॉस B फोर्स लगता है, इससे आ रहा है करंट, ऐसा तो बोल नहीं सकते। यहाँ क्यों आ रहा है, ये अपन को सोचना है। बात समझ में आई कि अपन क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुछ केसेस जहां कंडक्टर मोशन में नहीं है, स्टिल वहां पर ईएमएफ आता है, वहां क्यों आता है ईएमएफ, अब अपन ये बात कर रहे हैं। तो देखो, जब कंडक्टर में मोशन नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब करंट तो आता है, ये प्रैक्टिकली पता है हमको ना। किसी भी कंडक्टर में करंट आने के लिए क्या चाहिए होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है आपने, करंट आ रहा है इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उन पे लगना चाहिए फोर्स। कैसे लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ऐसे लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें फोर्स फील कराना चाहिए, तो देयर शुड बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्हें फोर्स फील करवा रही है। और इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है करंट के उल्टा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होना चाहिए ऐसा करंट के उल्टा, है ना। थोड़ा सा अगर करंट कंडक्टर को मैं थोड़ा सा थिक बना के, थोड़ा कंडक्टर को अपन उसके अंदर चल के देखना चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा थिक बनाया। ये मान लो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी तो इलेक्ट्रॉन उसका उल्टा मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे, मतलब उससे फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो इस डायरेक्शन में है, और पूरे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, तो पूरे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको। Within this conductor there should be an electric field, and that electric field should be revolving this electron, should be making this electron to move and produce induced current। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना। जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, दिस कैन बी एक्सप्लेन, दिस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन इंड्यूस ईएमएफ। भाई कंडक्टर में करंट तो होता है, करंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई है, कौन क्या हुआ था यहाँ पे, आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी थी, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट आता है, हेंस आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि देयर विल बी सम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, some induced electric field when magnetic field is changing with time, magnetic field is changing with time, when in a space magnetic field changes with time, there is some electric field induced in the space, उस स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, and that electric field is responsible for induced EMF और induced current। हम इस तरह से समझाते हैं अब ईएमएफ का आना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने से। When magnetic field changes with time, it creates electric field. When magnetic field changes with time, it creates electric field. क्या समझ में आ रहा है?
When magnetic field changes with time, it creates an electric field, and that electric field is called induced electric field. यस सर क्लियर है। क्लियर? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जरा ध्यान से देखो, ये पूरे लूप में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक राउंड लूप बना रही है। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा नहीं करती है, जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसा नहीं करते, तो ये कुछ अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राउंड लूप पाथ में है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव, एक प्रॉपर्टी हो गई दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्लोज लूप बनाती है, इट क्रिएट्स क्लोज लूप। आप देखिए ये पूरे लूप के अंदर ऐसे घूम रही है, एक क्लोज लूप बना रही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड राउंड लूप नहीं बनाती, तो यहाँ राउंड लूप है, इसका मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव है। राउंड लूप पाथ में वर्क जीरो नहीं होगा इसका। नॉन कंजर्वेटिव तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं कर सकते, ये अलग तरह की फील्ड है। वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा है कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ इंटीग्रेशन करें फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस देता है। यहाँ सॉरी बाहर माइनस साइन भी होता है, वहां यहाँ इस चीज को अपन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं ईएमएफ, हम इसे बोलते हैं ईएमएफ। और माइनस हटा के अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड वाली ले लूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाली है इसलिए उसको आई एन लगा दिया मैंने, आई एन। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पाथ पर इंटीग्रेशन तो आपको ईएमएफ देता है, और ये पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो इट इज पाथ डिपेंडेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी है, उसका राउंड लूप पाथ पे इंटीग्रेशन जीरो आता है, उसका राउंड लूप पाथ पे अगर अपन डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन करें जीरो आता है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। पर यहाँ नहीं आता, यहाँ पर देखो मैं अगर छोटे छोटे से डीएल 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 वेक्टर ले लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे इंटीग्रेशन करूं, तो इस लूप का ईएमएफ कुछ होगा वो मिलेगा मुझे, इस लूप में कुछ ईएमएफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो ईएमएफ है लूप के अंदर, इतना ईएमएफ है लूप के अंदर, तो बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ आता है। Hence we say that EMF is developed because of this induced electric field. और जरा ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी ना, ये रेड एरो में दिखाया था ना अपन ने करंट, ये रेड एरो से अपन ने दिखाया था करंट की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में तो ईएमएफ आता है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करके डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको ईएमएफ देता है, यहाँ माइनस साइन नहीं लगाते। क्या है, समझ में आ रहा है? सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है। आप देखिए ये ग्रीन ग्रीन एरोस बिल्कुल सिमेट्रिकली पूरे लूप में है, तो पूरे लूप में है मतलब क्लोज लूप बना रही है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप। और कोई डाउट? क्या सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं इसके? 4 वाला कर देते हैं। 4 वाला पॉइंट मैंने क्या बताया, आप अगर इस लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का राउंड लूप पाथ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ईएमएफ। हम जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका राउंड लूप पाथ पे इंटीग्रेशन जीरो होता है, पर जो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका राउंड लूप पाथ पे इंटीग्रेशन को हम ईएमएफ बोलते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यहाँ उस चीज को जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने का प्रोसीजर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, उसको अपन यहाँ ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? और ये पाथ डिपेंडेंट होगा बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव है, तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट आएगा। यस सर ठीक। ठीक है, चलो तो हमने एक पॉइंट समझा यहाँ पे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूज्ड, इसे हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो लेफ्ट वाला मत मिटालना। लेफ्ट वाला नहीं मिटाएंगे बेटा अभी, ठीक है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो क्यों आता है करंट, ये समझाने का तरीका होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है, क्योंकि हमें इस लूप में ईएमएफ जानते कितना होता है, ये रहा, और अभी अपन ने देखा लूप का ईएमएफ होना चाहिए ई इंड्यूस इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सिमेट्रिक रखा है लूप, सिमेट्रिक के केस में हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसी आएगी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो भी लेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर आएगा। फॉर लूप राउंड लूप पाथ पे अब इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन ई इंड्यूस डॉट डीएस का, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसी है तो उसे ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर लिख सकता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसी है तो उसे कॉमन ले लिया, और डिस्प्लेसमेंट जो छोटा छोटा है उसका इंटीग्रेशन पूरी लेंथ आ जाएगी, और यही ईएमएफ तो क्या था, पाई आर स्क्वायर इनटू डीवी बाई डीटी था। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो भी निकल गया, देखो 2 पाई आर से उधर डिवाइड करो तो आर बाय 2 डीवी बाई डीटी, आर बाय 2 डीवी बाई डीटी, है ना, ये आ रहा है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है ये पता चल गया अपन को। When magnetic field is changing with time, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो मिल गया। ये आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस। तो किसी सर्कुलर रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे सोलोनॉइड का केस होता है, सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, वहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो निकाल दिया अपन, समझे, क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? सर हाँ बोलिए। सर वो जैसे कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे डीएस और वो एरिया से रिलेटेड लिखते हैं, हाँ सर मैंने जैसे इस डिस्प्लेसमेंट केस, लिखा है। हाँ हाँ सर, तो यहाँ पे सर मुझे कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि जो डीएस है वो हाँ। मतलब जैसे पाई आर स्क्वायर है रिंग का, तो उसको डिफरेंशिएट करके 2 पाई आर वैसे आया, या फिर जो सरफेस एरिया मतलब जो रिंग का जो पेरीमीटर है वो वाला मतलब वैसे लिया? नहीं देखो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ऐसे कुछ और लिख देता हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट को डी आर लिख देता हूँ, पर वो आर में कहीं और यूज कर रहा हूँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई और लेटर ले लो, यहाँ पे आप ले लो डी एल वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एल वेक्टर ले लो, ठीक है। तो फिलहाल डी एल वेक्टर ऐसा अपन ने इंटीग्रेशन करा है, पूरे लूप में वो 2 पाई आर हो जाएगा, ये समझ में आया। और फिर जो आपका डाउट है यार वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, मतलब है ना, वो डीएस छोटा सा एरिया होता है, तो बड़े एरिया को डिफरेंशिएट करके नहीं लिखते, वो छोटा एरिया जो हमने एलिमेंट कंसीडर करा होता है उसका एरिया होता है, तो आपने एलिमेंट कैसा कंसीडर करा है उसके हिसाब से उसका एरिया लिखेंगे अपन। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, है ना, जो एलिमेंट हमने कंसीडर करा उसका क्या एरिया है वो लिखेंगे वहां। चलो ये पॉइंट क्लियर कि हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है इन अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर रीजन। किसी सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल दी है। ये बात समझ में आई? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाहर भी निकाल सकते हैं हम, सोलोनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, कुछ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो कितनी आती है वो भी निकाल सकते हैं। इस सोलोनॉइड को सामने से देखो, मान लो सोलोनॉइड इतनी सी थी और हमें ना जो हमारा लूप था वो ऊपर था, लूप बड़ा है, हमारा लूप सोलोनॉइड से भी बड़ा है ना, तो वो सोलोनॉइड से भी बड़ा लूप कुछ ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। अब सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अंदर ही अंदर स्ट्रांग होती है, बाहर तो बहुत ही वीक फील्ड होती है सोलोनॉइड की, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल ऐसे अंदर अंदर दिखेगी वीक, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड वही कुछ एक रीजन में है, इसको मैंने मान लिया कि ए रेडियस से सोलोनॉइड की, और हम जा रहे थे किसी डिस्टेंस आर तक, तो किसी सर्कुलर रीजन में फिर से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई मैंने, और उस सर्कुलर रीजन की रेडियस ए है, और हम उससे भी बाहर जाकर देख रहे हैं कि कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर से सिमेट्री से अपन बोलेंगे कि सेम आएगी, सब तरफ पूरे सर्कुलर लूप पे एक जैसी आएगी, इस पूरे सर्कुलर लूप पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी आएगी। अभी भी यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे राउंड लूप पाथ पे आती है सिमेट्री से, सिमेट्री है ना, तो हर जगह एक जैसी होना चाहिए, तो वैसे राउंड लूप पाथ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज डीएल वेक्टर, वो तो यूनिफॉर्म होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकते हो और 2 पाई आर कर सकते हो,
पर अब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज लिखने जब जाओगे तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स को लिखोगे पाई ए स्क्वायर इनटू डीबी बाई डीटी, ईएमएफ को ही लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे पाई ए स्क्वायर इनटू बी और ईएमएफ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर इनटू डीबी बाई डीटी। ये पॉइंट समझ में आया? केवल इतने से रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी तो इतने से रीजन का एरिया इनटू बी ये फ्लक्स होगा। ईएमएफ लिखने के लिए बी का रेट ऑफ चेंज लिख दिया मैंने, है ना, वहां पे मैंने बी का रेट ऑफ चेंज लिख के ईएमएफ लिख दिया, तो ईएमएफ इक्वल टू ई इंड्यूस का इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास ई इंड्यूस कितना आने वाला है, 2 पाई आर से वहां डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर बाय 2r इंटू डीवी बाई डी। मतलब इस सोलोनॉइड के अंदर के रीजन में अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, सर्कुलर रीजन के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो इतनी आई, और सर्कुलर रीजन के बाहर निकाल रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी आई। व्हेन आई हैव अ सर्कुलर रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे सोलोनॉइड, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सोलोनॉइड। एक सोलोनॉइड थी मेरे पास और सोलोनॉइड का करंट है ना चेंज करा जा रहा है जिससे उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ये सोलोनॉइड थी जिसके अंदर थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और किसी ने सोलोनॉइड का करंट टाइम के साथ चेंज कर दिया, इसमें जो करंट था वो सपोज इंक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कुलर लूप के फॉर्म में आएगी। मैं से सर्कुलर लूप दिखा रहा हूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैंने रेड कलर में क्या दिखाया, ई इंड्यूस। तो वो ई इंड्यूस अंदर भी होगी और बाहर भी होगी, सोलोनॉइड के अंदर भी होगी, सोलोनॉइड के बाहर भी होगी। सोलोनॉइड के अंदर के लिए फॉर्मूला ये और बाहर के लिए फॉर्मूला ये, समझे? जब सोलोनॉइड के अंदर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो अंदर की देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और बाहर की 1/r के डिपेंडेंट है। मतलब अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी सरफेस तक और फिर कम होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? I have a region of cylindrical magnetic field, solenoid के अंदर की magnetic field है, and that magnetic field is changing with time because current is changing with time. That's why there will be some induced electric field both inside and outside solenoid in form of circular loop, and that induced electric field has a magnitude which is equal to r by 2 dB by dt within the solenoid and a square by 2r dB by dt outside the solenoid. So within the solenoid field is proportional to r and outside the solenoid field is inversely proportional to r. When you are inside solenoid, field is going to increase up to the surface and after that it will going to decrease. तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, ये सब अपन ने समझा। क्या ये सब क्लियर हो रहा है आपको? यस सर क्लियर है सर। मतलब सर फ्लक्स में सर वो एरिया ही लेते हैं ना अपन जिसमें सर फील्ड हो, बिल्कुल सही। इसलिए अपन ने पाई ए स्क्वायर ले लिया क्योंकि उसकी रेडियस ए है, ए में बस फील्ड है। 100% सही। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी हमको है ना कोई रॉड वॉड दे देते हैं सिलेंड्रिकल रीजन में और उसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पूछ लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पूछ लेते हैं। या हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल रीजन है जिसमें कोई रॉड वगैरह रख दी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है, सपोज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये रॉड रखी हुई है, आपको बताना है इस रॉड के अंदर ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा, कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ये बताने के लिए आप सोचो कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में आता। भाई बी ऊपर की तरफ है, सॉरी बी ऐसा प्लेन के अंदर की तरफ है और बी बढ़ रहा है, अंदर का बी बढ़ रहा है तो उसे अपोज करना है। अपोज करने के लिए उल्टा करंट आता, करंट ऐसे आता, करंट ऐसे घूमता, जिधर करंट घूमता वैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है वैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सर्कुलर लूप दिखा देते हैं आप, है ना। और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना रॉड के अलोंग इस तरफ इस डायरेक्शन में है ना वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब उधर पोटेंशियल हायर उधर लोअर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ईएमएफ आता है। तो रॉड है ना, इसको अगर बैटरी जैसा दिखाओगे, रॉड में जो ईएमएफ डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ये एंड अगर P, ये एंड अगर Q, तो ये एंड P और ये एंड Q, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दैट। तो ऐसी बैटरी दिखाएंगे रॉड में, ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाई मैंने, डायरेक्शन समझ में आई आपको? आपको Yes, डायरेक्शन sir. बताने के लिए
आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोचना पड़ेगी, और वो किस डायरेक्शन में होता है, वही जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है। तो वही लेंज लॉ से सोचना है, फील्ड अंदर की तरफ है और वो बढ़ रही है, अंदर की फील्ड बढ़ रही है तो उसे अपोज करना है, उल्टा फील्ड बनाना पड़ेगा, तो करंट ऐसे घुमाना पड़ेगा। ऐसा करंट मतलब एसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा। सर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं सर, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेंगे। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी अच्छा तरीका समझने का, बिल्कुल सही। यस है ना? सर। ऐसा भी सोच ठीक। सकते हैं। चलो एक और चीज, इसमें कभी कभी हमसे ईएमएफ कितना आएगा ये भी पूछ लेते हैं। अब भाई पूरा सर्कुलर लूप होता है तो उसमें ईएमएफ तो लिखना आ जाता है आपको भाई, बी पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डीटी। ऐसे ऐसे सेक्शन में क्या करेंगे, है ना, यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करना चाहिए आपको, जो भी आपको रॉड दिए, जो भी आपको रॉड दिए, आपको सर्कल के सेंटर से उसके कोने को मिलाना है, सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्नर को मिलाना है। और जो भी ज्योमेट्री बने, अभी वो सीधी सीधी रॉड है तो ट्रायंगल दिख रहा है, रॉड आर्क के शेप में होती तो कुछ और दिखता। उस एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है, ये एरिया ले लो, ये एरिया से फ्लक्स कितना होगा वो निकालो, और फिर ईएमएफ के लिए क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बस इससे आप ईएमएफ निकाल लेना। अगर आपको इस रॉड में कोई पूछे ईएमएफ कितना आएगा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो आप क्या करेंगे, रॉड तो मोशन में तो है नहीं, यहाँ पे मोशनल ईएमएफ तो बता नहीं सकते, तो आपको फ्लक्स सोच के रेट ऑफ चेंज लिखना पड़ेगा फ्लक्स का। अब फ्लक्स कैसे लिखेंगे, तो जो भी रॉड वॉड या जो कंडक्टर दिया है उसको जोड़ो सर्कल के सेंटर से, और जो ज्योमेट्री बने, यहाँ पे बनेगा ट्राइंगल, सॉरी जो भी ज्योमेट्री बने यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल, बस उस ट्राइंगल का एरिया लिख के उससे फ्लक्स निकाल के फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज लिख दो। सर जब रॉड मोशनल ईएमएफ में ना हो, मतलब वेलोसिटी वगैरह ना दी हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, बस ये वाला केस दिया। यस सर ठीक। ठीक है, चलो ये सब क्लियर। यस सर। तो हमने पढ़ा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे ईएमएफ आता है वो सारी चीजें समझी अपन ने। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में डेवलप होती है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। तो व्हेनेवर इन अ स्पेस इफ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यही रीजन है एडी करंट का भी, एडी करंट का भी यही रीजन है। एडी करंट सुना है, एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब आपके पास है ना ऐसा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट में अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे सोलोनॉइड में अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, तो सोलोनॉइड में करंट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगी। ऐसे केसेस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो भी लगातार चेंज होगी। और अंदर कोई मेटल का पीस है तो उसमें करंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो करंट भी वेरिएबल हो जाएगा। वो जो करंट आएगा वो करंट घूमने की वजह से मेटल हीट अप भी हो सकता है। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इंड्यूस करंट आएगा बस इनको बोलते हैं एडी करंट। ऐसा इमेजिन करो कि एक मेटल का पीस रखा हुआ है और स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वहां उस मेटल के अंदर करंट आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो करंट जो होता है सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस के पाथ में घूमने लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, कैसा सबसे छोटा रेजिस्टेंस का पाथ है, तो उसमें रैंडम डायरेक्शन में कुछ करंट आने लगते हैं और उन करंट को बोलते हैं एडी करंट। और एडी करंट से हीट अप भी हो जाता है कंडक्टर, आई स्क्वायर आर हीट डेवलप होती है। तो इसको यूज भी करते हैं अपन एडी करंट के कॉन्सेप्ट को। इंडक्शन फर्नेस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, जिसमें अपन चीजों को मेल्ट करने के लिए, मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। इंडक्शन कुकटॉप जो आजकल आता है ना, इंडक्शन कुकटॉप यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके अंदर अलग ही तरह के कुछ बर्तन होते हैं, उसमें बर्तन पे खाना इंडक्शन से पका सकते हैं। वो हाथ रखो तो अपन को गर्म फील नहीं होता, पर अंदर बर्तन में खाना गर्म हो जाता है। तो उसका रीजन भी थोड़ा कुछ ऐसे ही रिलेटेड है इंडक्शन कुकटॉप का। चलो क्या है सब क्लियर?
यस ये एडी करंट आपको स्कूल में बहुत बताते हैं, ये बहुत काम की चीज है एडी करंट, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एडी करंट। इसके कई सारे एप्लीकेशन भी होते हैं, तो आप स्कूल लेवल की बुक से एक बार देखना क्या क्या एप्लीकेशन है इसके। तो हमने फैराडेस लॉ पढ़े, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। हमने पढ़ा जब कंडक्टर मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो फैराडेस लॉ वगैरह सब चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसी सर्किट में, मान लीजिए मेरे पास एक आरसी सर्किट था, एक कोई भी सर्किट है, मान लो एक रेजिस्टेंस लगा के एक बैटरी लगा के नॉर्मल सा सर्किट बनाया अपन ने, और उसमें स्विच लगाया, स्विच को ऑन करा। स्विच ऑन करने के पहले यहाँ करंट कितना था? स्विच ऑन करने के पहले यहाँ करंट कितना था? जल्दी से बताओ। 0। 0। स्विच ऑन करेंगे तो करंट आएगा, ऐसा कुछ करंट आने वाला है। करंट है वायर में, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस लूप, एम आई राइट? बिकॉज ऑफ द करंट इन द लूप, लूप के एरिया से कुछ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होने वाली है। बिकॉज ऑफ द करंट इन द लूप, लूप के एरिया से कुछ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होने वाली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इससे कुछ फ्लक्स बनने वाला है। इसमें खुद में ही फ्लक्स आने वाला है, किसके करंट से? खुद के करंट से, अपने ही करंट से, अपने ही लूप में कुछ फ्लक्स आ गया, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब फ्लक्स करंट पर डिपेंड करेगा। तो खुद में जो फ्लक्स डेवलप होने का फिनोमेना है उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अपना ही जो फ्लक्स है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू खुद का ही करंट लिख सकते हैं। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब फैराडे लॉ से ईएमएफ भी आएगा खुद में, अगर खुद का ही करंट चेंज हो। डिफरेंशिएट करो इसको, फैराडे लॉ से ऐसा लिख सकता हूं मैं, और एल तो कांस्टेंट है, आई चेंज होने से सब कुछ हो रहा था, तो di/dt लिख सकते हैं। अपने ही करंट के चेंज होने से खुद में ही फ्लक्स आ रहा है, खुद में ईएमएफ आ रहा है, जो करंट के चेंज का अपोज करेगा। माइनस एल बता रहा है कि चेंज का अपोजिशन होगा लेंज लॉ से। ये फिनोमेना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। खुद के करंट के बदलने से खुद में ईएमएफ आना और अपने ही करंट के चेंज होने का अपोज करना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? सर इसके लिए तो वो इंडक्टर चाहिए रहता है ना, तभी तो उसमें रहता है ये। हर सर्किट में होता है, ये तो समझ रहे अपन। यहाँ पे मैंने कौन सा इंडक्टर लगाया ये बताओ। क्या इसमें लूप में करंट आएगा? सर्किट स्विच ऑन करूंगा तो, सर्किट स्विच ऑन करूंगा तो करंट आएगा? हाँ सर आएगा। आएगा। करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर। हाँ बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इस एरिया से कोई फ्लक्स नहीं लिंक हो रहा क्या? मैग्नेटिक फील्ड तो सब फ्लक्स आ रहा है ना इस एरिया से। हाँ। तो फ्लक्स आया किसकी वजह से? खुद के करंट से। हाँ। और खुद का ही करंट अगर बदलेगा तो ईएमएफ भी आएगा। हाँ। ये जो प्रॉपर्टी, इसी को तो बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और इसे शो करते हैं हम अलग से एक एलिमेंट के जैसे। सर्किट में हम इसको एक एलिमेंट के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किट की जो प्रॉपर्टी है कि उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है कि उसमें ईएमएफ आता है, इसको शो करने के लिए हम है ना एक इंडक्टर दिखाते हैं। हम सर्किट में बता देते हैं एक इंडक्टर को। वो इंडक्टर कहीं भी दिखा सकते हो, तो फिलहाल चलो रजिस्टर के साथ में से दिखा दी मैंने ऐसा। तो सर्किट में जो प्रॉपर्टी है ना, इसको शो कराया जाता है इंडक्टर के साथ। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है इसकी कि बढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए अपन सोलेनॉइड जैसा एक
एलिमेंट होता है इंडक्टर, वो लगा देते हैं, एक वायर का लूप होता है उसे लगा देते हैं ताकि सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाए, समझे? एवरी सर्किट हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हर सर्किट में प्रॉपर्टी होती है। इसको अपन ने अभी तक समझा नहीं था ना, इसलिए अपन ने इसको बताया नहीं था आपको। इसको इस चैप्टर के पहले आपको नहीं बताया जाता क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं था। अब आपको थोड़ा इसी के बारे में बात चल रही है तो सर्किट में इसे भी दिखा दिया। हर सर्किट में होता है ये, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस हर सर्किट में होता है, समझे? सर इसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर ही होगी? हाँ, वेबर पर एम्पियर होती है जिसको हम हेनरी बोलते हैं। ये वेबर, ये एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर यूनिट आती है, वेबर पर एम्पियर, जिसे हम बोलते हैं हेनरी। 1 वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 हेनरी। 1 वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 हेनरी। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। 1 वेबर पर एम्पियर इज 1 हेनरी, ठीक है। चलो, तो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है अपन ने समझा। अच्छा, एल किस किस पे डिपेंड करेगा? एल डिपेंड ऑन, बताओ, क्या लूप के शेप पे डिपेंड करेगा? भाई सर्कुलर लूप होगा तो वायर की फील्ड अलग बनती, स्ट्रेट वायर की फील्ड अलग बनती, तो शेप पे डिपेंड करेगा। साइज पे डिपेंड करेगा, लूप का जितना बड़ा साइज होगा सर्किट का एरिया ज्यादा होगा, साइज पे डिपेंड करेगा। मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के साथ चेंज होती है। अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, या बीच में सॉफ्ट आयरन रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो मीडियम पे डिपेंडेंसी होगी। नंबर ऑफ टर्न्स, इन सब चीजों पे डिपेंड करना है। समझ में आ रहा है ये? शेप, साइज, मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, इतनी सारी क्वांटिटी है जिन पे डिपेंड करना है चीज से। बोलो, इज इट क्लियर? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो हरीश, क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ टाइम पे नहीं पूछ रहे आप? जस्ट अ सेकेंड। चलो, तो अभी अपन ने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। क्या ये सब चीज अच्छे से क्लियर? सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज अपन यहीं रुकते हैं फिर, और आज का सर, लेक्चर सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर मतलब ऐसे सर जो केमिस्ट्री की क्लास चलती है तो सर उसमें भी रिकॉर्डिंग होती है हाँ, जूम पे, तो सर वो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? मतलब मेरी छूट गई है सर 1-2 लेक्चर। तो आपको ग्रुप पे भेजा जाता है ना? नहीं सर, अभी ये लीडर ऑफलाइन है सर, उसमें तो रिकॉर्डिंग का सर लिंक ही नहीं आता। अरे कैसे भेजते यार, मैंने देखा भेजते आपके ग्रुप पे। हाँ, सर TLR 10 पे भेजते हैं सर वो। नहीं सर नहीं, जो, एक मिनट। हाँ सर आपके पूरे लेक्चर है हमारे पास, और सर जो मैथ वाले सर हैं MBS सर उनके हैं, हाँ, POP सर के भी नहीं है, और वो मिलन पांसे सर के भी नहीं है। अच्छा, आपके ग्रुप पे नहीं आती रिकॉर्डिंग के? इस पे ये भेजी सोगानी सर ने भेजी है। अच्छा, मेरे और सोगानी सर ही है बस इसमें। हाँ अच्छा, सर उनके तो है सर, POP सर, और सर वो केमिस्ट्री वाले सर के नहीं है। तो वो TLR 10 वाले ग्रुप में आते हैं तो उससे देख लिया करो। अच्छा सर ठीक है। हाँ, सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो ऑप्टिक्स में अपन नंबर ऑफ इमेजेस निकालते ना मिरर वाले फॉर्मूले से, ठीक है, 360/थीटा, वो कभी फ्रैक्शन में आए तो क्या करेंगे? 360 थीटा अगर फ्रैक्शन में आया तो उसको नियरेस्ट इंटीजर ले लिया जाता है। नियरेस्ट इंटीजर सर इवन इंटीजर या नियरेस्ट कुछ? इंटीजर लिए सर, नियरेस्ट इंटीजर लिया जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर? मतलब सर ने मुझे पहले बताया था नियरेस्ट इंटीजर लिया जाता है। देखो उसमें कई बार गड़बड़े बहुत होती है। नियरेस्ट इंटीजर लिया जाता है, ऐसा मैंने देखा है बुक्स वगैरह में, पर उसमें गड़बड़े बहुत होती है। उसका मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं क्या तरीका यूज करता हूँ तो वो समझना पड़ेगा आपको। दो मिरर है एंगल पे, उनके बीच में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मान लो किसी मिरर से अल्फा एंगल पे है, दूसरे मिरर से बीटा एंगल पे। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से अल्फा एंगल पे तो उसकी इमेज भी अल्फा एंगल पे बनती है। यस सर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास में डिस्कस किया है?
हाँ तो बस यही वाली चीज करना है आपको, ये अगर प्रोसेस बताइए मैंने तो हाँ यस सर सर ठीक ठीक है ना। सर, वो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था इसलिए। हाँ ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इससे क्या रहता है कि सारा दिक्कतें खत्म हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको। बाय Yes, सर।